हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, वर्किंग एट गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। तो कल जिस टॉपिक के बारे में अपन ने बात की थी वो टॉपिक था इटालियन यूनिफिकेशन, यानी इटली का एकीकरण। तो अपन आज थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि अपन ने अब तक किस किस चीज़ों के बारे में बात की। तो सबसे पहले इटालियन यूनिफिकेशन में अपन ने बात की है जो बैकग्राउंड था, जो नेपोलियन का प्रभाव इटली के आसपास के क्षेत्रों पे पड़ा, फिर उसके बाद नेपोलियन के अंत के पश्चात वियना ऑर्डर की स्थापना हुई और उसका क्या प्रभाव पड़ा इटली के आसपास के राज्यों में, ये बैकग्राउंड में अपन ने पढ़ा सारा। फिर उसके बाद अपन ने कार्बोनारी के बारे में बात की, जो संस्था जिसको इटालियन यूनिफिकेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका योगदान रहा है लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकी अपने उद्देश्य में। फिर इसके बाद यंग इटली के बारे में अपन ने बात की, जिसकी स्थापना की थी माजिनी। यंग इटली एक प्रकार का आंदोलन था, इसमें भी कोशिश की गई इटली को एक प्रकार से एकीकृत करने की, एक भौतिक आधार प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी इनको कामयाबी नहीं मिली। फिर 1848 की घटना के बारे में हमने जिक्र किया था, जब इन राज्यों को एक मौका मिला ऑस्ट्रिया को हराने का, तो कई सारे जो इटली के आसपास के राज्य इकट्ठे होकर इन्होंने ऑस्ट्रिया पे आक्रमण किया, लेकिन ये कोशिश भी फेल हो गई इटली को एकीकृत करने की, क्योंकि एन वक्त पे जो नॉर्थ और साउथ के जो राज्य थे, वहाँ के जो राजा थे, वो इस अलायंस से पीछे हट गए और ऑस्ट्रिया को हराना यहाँ पे संभव नहीं हो पाया। तो इससे कुछ उनको सीख मिली थी इटली के लोगों को, किस प्रकार से इटली का एकीकरण किया जा सकता है, हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना होगा, इसके बारे में अपन ने बात की थी। फिर अपन आगे चलते हैं। 1848 के बाद जो अगली महत्वपूर्ण घटना है वो है कबूर। कबूर इटली नहीं, यहाँ पे पीडमोंट सार्डिनिया है जो सबसे बड़ा राज्य था, सबसे ताकतवर राज्य था। तो कबूर पीडमोंट सार्डिनिया का प्राइम मिनिस्टर बना 1852 में। अब यहाँ से सारे के सारे तस्वीर है वो बदल जाती है और यहाँ पे काफ़ी स्पीड से कार्रवाई होने लगती है इटली के एकीकरण से संबंधित, क्योंकि कबूर बहुत ही स्किल्ड पर्सन था, एक कुशल राजनीतिज्ञ था। इसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त किया, इसने अपनी घरेलू जो परिस्थितियां थी उसमें भी सुधार लेके आया और अंततः कबूर कामयाब रहा इटली को एक करने में। अब एक सेकंड, यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कबूर के बारे में। कबूर 1852 में पीडमोंट सार्डिनिया का प्राइम मिनिस्टर बना। अब सबसे पहला सवाल यह आता है कि कबूर के सामने चैलेंजेस किस प्रकार के थे, किस प्रकार की चुनौतियां कबूर के सामने थी। सबसे बड़ी चुनौती थी उसके सामने वियना ऑर्डर। वियना ऑर्डर जो 1815 में बनाया गया था, वियना ऑर्डर के अंतर्गत हर वो कार्य किया गया था जिससे कि इटली की एकता है वह समाप्त हो जाए। तो वियना ऑर्डर के जो अनुच्छेद थे वो कबूर के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। उसको ओवरकम करते हुए इटली के एकीकरण का प्रयास करना। वियना ऑर्डर के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं 1815 के। फिर इसके बाद अगला है फॉरेन डोमिनेशन। अगला जो चैलेंज था कबूर के सामने, फॉरेन डोमिनेशन का मतलब क्या है? विदेशी प्रभुत्व। क्योंकि जो इटली के राज्य थे उनके ऊपर विदेशी प्रभुत्व था, खासकर किसका प्रभुत्व था? ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी दोनों के एकीकरण का सबसे बड़ा दुश्मन था, तो इनके सामने विदेशी प्रभुत्व की चुनौती थी। ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व पीडमोंट सार्डिनिया के ऊपर भी था और कई सारे राज्य तो ऑस्ट्रिया के अंतर्गत ही आ रहे थे, ऑस्ट्रिया ने उन पर अपना कब्जा जमा लिया था। और जो बुर्बोन वंश के राजा हैं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले बुर्बोन वंश का शासन रहा है फ्रांस के ऊपर, तो बुर्बोन वंश के राजा वही ऑस्ट्रिया पे राज कर रहे थे और इन्हीं वंश के राजाओं ने इटली के आसपास के क्षेत्रों पे अपना प्रभुत्व जमा लिया था। ठीक है, अब जैसे शॉर्ट में यहाँ पे लिख रखा है, परमा, मोडेना और टस्कनी, तीन राज्य थे। पीएमटी लिखा हुआ ना, परमा, मोडेना और टस्कनी, तीन ऐसे राज्य थे इटली के आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पे ऑस्ट्रिया का संपूर्ण अधिकार था। वहाँ पे ऑस्ट्रिया के राजकुमार अपना राज कर रहे थे। फिर इसके अलावा नेपल्स और सिसिली दो और जगह थी जहाँ पे विदेशी प्रभुत्व था। कुल मिला के अपन ने यहाँ पे उदाहरण भी दे दिया किन किन जगह पे विदेशी प्रभुत्व रहा है। इन तीन जगह पे ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व रहा है और जो नेपल्स और सिसिली है वहाँ पे भी बुर्बोन वंश का ही शासन रहा है। फिर इसके बाद अगली चुनौती कबूर के लिए कौन सी? देखो, चुनौती के बारे में समझेंगे तो अपन को उस समय की परिस्थितियों के बारे में पता लगेगा। पहले अपन को परिस्थितियों के बारे में पता लगे तभी तो कोई व्यक्ति उस समय उन परिस्थितियों को चैलेंज करेगा और कुछ सुधार करके दिखाएगा। तो जो ग्राउंड रियलिटी उस समय में क्या थी उसके बारे में हमें पता लगता है और फिर ग्राउंड रियलिटी को कैसे बदला गया कबूर के द्वारा, इसका हमें आगे पता लगेगा।
फिर अगली चुनौती थी पोप इन सेंट्रल इटली, यानी जो इटली का केंद्रीय भाग था, जो सेंट्रल इटली का क्षेत्र आता था, वो पोप के अंतर्गत आता था और पोप चर्च का स्वामी हुआ करता था। तो इसके रूल को भी अंत करके इटली को एकीकृत करना बहुत बड़ी चुनौती थी। यहाँ पे रिलीजियस इशू भी आ गया, यहाँ पे धार्मिक प्रश्न भी आ गया। फिर इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि पोप का सेंट्रल इटली पे अधिकार था, इसलिए नेपल्स और सिसिली, इसलिए एन और एस का मतलब है नॉर्थ और साउथ, तो इसलिए सेंट्रल इटली के अंदर पोप आ गया, उत्तर में किसी और का राज्य है, दक्षिण में किसी और का राज्य है। तो आप ये भौगोलिक मैप को समझ रहे हैं कितना मुश्किल है इटली को एकीकृत करना, बीच में पोप का साम्राज्य आ गया। तो उत्तर और दक्षिण को एक करना आसान नहीं था, क्योंकि बीच में तो पोप का राज आ रखा था और पोप के राज को खत्म करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। पोप वॉज रेस्पेक्टेड टू, सबसे बड़ा इशू ये था, क्योंकि मैंने कहा कि एक धार्मिक प्रश्न भी यहाँ पे आ खड़ा हुआ था कि पोप का यूरोप के लोग सम्मान किया करते थे, इटली के लोग भी सम्मान किया करते थे। चलो बाकी सबको हरा भी दिया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया, लेकिन पोप की सेना को कैसे वहां से हटाया जाए, बिकॉज पोप वॉज अ रेस्पेक्टेबल फिगर इन एंटायर यूरोप। फिर इसके बाद जो अगली चुनौती कबूर के सामने क्या थी, कल्चरल डिफरेंसेस, यानी सांस्कृतिक विभिन्नताएं। इटली का जो क्षेत्र था कई सारे राज्यों में विभक्त था, वहाँ पे अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृतियाँ भी थी, कई क्षेत्र में अलग भाषा भी थी। तो देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस कि इतनी सारी सांस्कृतिक विविधता के बीच में इटली को राजनीतिक स्तर पे कैसे एक किया जाए। फिर इसके बाद अगली चुनौती थी कबूर के सामने इकोनॉमिक डिफरेंसेस, यानी आर्थिक विभिन्नताएं। कुछ क्षेत्र अधिक विकसित थे, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनका विकास नहीं हुआ था, कुछ राज्य बिल्कुल गरीब राज्य थे उस समय। जैसे अपन उदाहरण देते हैं, यहाँ पे अपन ने जो बात की है, जो उत्तर का क्षेत्र था नॉर्थ, जो उत्तर का राज्य था वहाँ पे औद्योगिकरण हो चुका था, स्लाइट हल्का औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन जो सदन राज्य थे, जो दक्षिण इटली के राज्य थे, वहाँ पे अभी भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ही थी। तो इतनी सारी सांस्कृतिक और आर्थिक विभिन्नताओं के बीच में किस प्रकार से इटली का एकीकरण किया जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी कबूर के लिए। पीडमोंट सार्डिनिया वीकर मिलिटरीली नॉट अलोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो जल्दी माजिनी के यंग इटली आंदोलन के बाद इटली के लोगों को समझ आ गया था। कबूर भी इस फैक्ट से भली भांति परिचित था कि जो पीडमोंट सार्डिनिया, जो उसका खुद का राज्य है कबूर का, इट वॉज वीकर मिलिटरीली, सैनिक क्षमता अधिक नहीं थी पीडमोंट सार्डिनिया का। तो इसलिए जो इटली के एकीकरण का कार्य पूर्ण करना था उसको पीडमोंट सार्डिनिया अकेले नहीं कर सकता था, पीडमोंट सार्डिनिया की अगुवाई में कार्य होना था, लेकिन पीडमोंट सार्डिनिया उसको अकेले नहीं कर सकता। बार बार ये पॉइंट आ रहा है, क्योंकि अपन प्रशिया को देख रहे हो, प्रशिया के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो गया, लेकिन प्रशिया एक ताकतवर सेना थी, प्रशिया एक ताकतवर राज्य था, लेकिन इटली के केस में पीडमोंट सार्डिनिया जिसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण होना था, पीडमोंट सार्डिनिया एक ताकतवर राज्य नहीं था, वह सैनिक आधार पर दुर्बल राज्य था। तो इसलिए अकेले पीडमोंट सार्डिनिया एकीकरण के कार्य को अंजाम नहीं दे सकता रहा, इसलिए आवश्यकता महसूस हुई और कबूर समझ गया था कि अगर एकीकरण करना हो तो हमें विदेशी ताकतों का सहयोग की जरूरत पड़ेगी। किनके सहयोग की जरूरत पड़ेगी? ब्रिटेन के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, प्रोशिया के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, रशिया के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, ऑस्ट्रिया को दरकिनार करने की, क्योंकि मुख्यतः ऑस्ट्रिया का ही प्रभुत्व था इटली के क्षेत्र में। फिर अपन बात करते हैं लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इन अदर्स वांटेड माजिनी गारिबाल्डी। और क्या चुनौती थी? अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग तरीके से इटली को एकीकृत करना चाह रहे थे। उनके उद्देश्य एक ही थे, इटली को एकीकरण करना, लेकिन एकीकृत होने के बाद किस प्रकार का राज्य स्थापित किया जाए इटली में, उसके बारे में मतभेद था। जैसे कबूर क्या चाह रहा था? कबूर चाहता रहा इटली का एकीकरण होने के बाद यहाँ पे लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना की जाए, यानी उदारवादी संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की जाए। यानी राजतंत्र का मतलब है राजा होना चाहिए, कबूर ये चाह रहा था, लेकिन संवैधानिक पद्धति भी होनी चाहिए साथ में, उदारवादी संवैधानिक पद्धति। राजा है लेकिन जनता को संविधान के दायरे में खूब अधिक अधिकार दे रहे हैं। और दूसरे लोग हैं अदर्स पोप,
जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, क्योंकि पोप का बहुत अधिक सम्मान करते रहे, वह लोग चाहते थे कि इटली के एकीकरण का कार्य पोप के नेतृत्व में हो। तो कुछ लोग ये चाह रहे थे। फिर जो माजिनी, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, जिसका यंग इटली आंदोलन था, तो माजिनी और गैरिबाल्डी, ये जो दो महान व्यक्ति थे इटली के, वो चाह रहे थे गणराज्य की स्थापना, रिपब्लिक। तो गणराज्य का क्या मतलब है? यहाँ पे जनता का शासन होगा, लेकिन यहाँ पे मोनार्की शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी यहाँ पे राजतंत्र नहीं होगा, राजा नहीं होगा। तो जनता के राज्य को ही गणराज्य कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे देयर विल बी नो मोनार्की। तो माजिनी गैरिबाल्डी ये चाह रहे थे। अपन देखा ना कि अलग अलग गुट के लोग अलग अलग चीज चाह रहे थे, तो उनमें समन्वय स्थापित करना वो कबूर के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इन सब के बीच में समन्वय स्थापित, सब राजी हो जाए किस तरीके से इटली का एकीकरण किया जाए। अब ये तो अपन ने चुनौतियों के बारे में बात किया, अब अपन बात करते हैं रिफॉर्म्स, सुधारों के बारे में। कबूर ने किस प्रकार से सुधार किया? सबसे पहला इसने सुधार किया जो पीडमोंट सार्डिनिया, जो एक कमजोर राज्य था सैनिक दृष्टि से, पीडमोंट सार्डिनिया को एक आधुनिक राज्य बनाना सबसे पहली इसकी चुनौती थी। तो एक मॉडल स्टेट बनाना, एक आदर्श राज्य बनाना। कई सारे और राज्य थे जिनको मिलाकर एक करना था, तो उसके लिए कम से कम जो खुद का राज्य है पीडमोंट सार्डिनिया, उसको तो आदर्श राज्य बनाया जाए, तभी तो दूसरे लोग उदाहरण फॉलो करेंगे और तैयार होंगे अपने आप को पीडमोंट सार्डिनिया में मिलाने के लिए। क्योंकि मैंने कहा ना, जो इटली का एकीकरण होना था वो पीडमोंट सार्डिनिया की लीडरशिप में ही होना था, तो एक्टिव रोल प्ले करना था पीडमोंट सार्डिनिया को। फिर अगले सुधार इसने क्या किया? सिविल लिबर्टी, खूब सारे कानूनी अधिकार लोगों को दिए, तो लोगों को काफ़ी अधिक अधिकार दिए कबूर ने। फिर इसके बाद चर्च की शक्तियों को सीमित किया। कबूर ने अगला रिफॉर्म किया, चर्च की शक्तियों को सीमित करते हुए जो राजतंत्र है उसकी शक्तियों को बढ़ाया, ताकि कोई भी निर्णय लेना आसान हो जाए। फिर इसके बाद सुधार के अंतर्गत उसने सेकुलर पॉलिटी को अपनाया। सेकुलर का मतलब यह है धर्मनिरपेक्ष राज व्यवस्था को अपनाया, यानी उसने एक ऐसे राज्य का निर्माण किया पीडमोंट सार्डिनिया जहाँ पे सभी वर्गों को, सभी धर्मों को एक ही समझा जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, किसी को कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं दिया जाए। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था इसने। ये सवाल आता है कि कबूर ने किस प्रकार से कामयाबी हासिल की इटली के एकीकरण करने के। तो पहले चुनौती आ जाएगी, फिर इसके सुधार आ जाएंगे, फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इटली यूनिट, वो है डिप्लोमेसी। कूटनीतिक चाल किस प्रकार से चली, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। फिर फ्री ट्रेड की नीति है उसको अपनाया, मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया, यानी जो सभी कंपनियां हैं उनको व्यापार करने का बराबर का अधिकार मिले, किसी की भी मोनोपोली यहाँ पे नहीं हो। फिर इसके आर्मी को उसने मजबूत बनाने की कोशिश की, आधुनिक सेना का गठन करने की कोशिश की। फिर इसके बाद बैंक्स एंड कोऑपरेटिव, अर्थव्यवस्था में सुधार करने हेतु कबूर ने बैंकिंग प्रणाली में सुधार लेके आया, और जो कोऑपरेटिव सिस्टम है उसकी सहायता से, कोऑपरेटिव किसे कहते हैं? कोऑपरेटिव अपन कहते हैं जो भारत में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा है, सहकारिता। तो सहकारिता संस्थाओं के आधार पर इसने अर्थव्यवस्था में सुधार करने की कोशिश की। फिर इसके बाद अपन आगे बात करते हैं डिप्लोमेसी, सबसे इम्पोर्टेंट है। कबूर की जो मेन अचीवमेंट है वो यही रहा है कि इसने किस प्रकार से विदेशी संबंधों को बनाया ताकि सभी के सभी देश इटली के पक्ष में आ जाएं, यानी सभी के सभी देश पीडमोंट सार्डिनिया के पक्ष में आ जाएं और ऑस्ट्रिया के विरोध में हो जाए। तो उनको खेल खेलना था, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो वेस्टर्न नेशंस हैं, जो ब्रिटेन है और जो रशिया है, उनके साथ काफ़ी घनिष्ठ मित्रता थी ऑस्ट्रिया और उनकी। तो उनकी मित्रता को तोड़ते हुए किस प्रकार से अपने सहयोग के लिए ऑस्ट्रिया के विरोध में इन देशों को करना। तो डिप्लोमेसी में सबसे पहला आता है क्रीमिया वॉर 1800। तो ये कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं, किसी भी एग्जाम के इंटरव्यू में आप जाते हो, चाहे लेक्चरशिप हो, चाहे टीचर हो, या चाहे IAS का एग्जाम हो, चाहे RS का एग्जाम हो, उन्होंने आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट देख लिया कि आप हिस्ट्री पढ़ के आए या आपके पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री रहा है, तो वो लोग आपसे इसके बारे में सवाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन जो जनरली लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ते हैं उनको भी इनके बारे में पता होता है। क्रीमिया वॉर 1853 से लेकर 1856 तक 3 साल तक क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया। अब इसका बहुत विशेष महत्व है इटली के एकीकरण में और जर्मनी के एकीकरण में भी। जर्मनी के एकीकरण में अपन आगे बढ़ेंगे। कबूर
आर्मी हेल्प टू ब्रिटेन एंड फ्रांस वर्सेस रशिया वॉलंटरली। अब देखो कबूर ने किस प्रकार से अपनी कूटनीतिक चाल चली। कबूर को निमंत्रण नहीं दिया गया। क्रीमिया का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? पहली बात यह ब्रिटेन, फ्रांस, तो अपन बात कर रहे थे क्रीमिया युद्ध के बारे में। तो क्रीमिया युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर रशिया के खिलाफ युद्ध किया। ठीक है, ये तीन देश इस युद्ध में शामिल थे। ब्रिटेन फ्रांस ने रशिया के खिलाफ युद्ध किया, लेकिन इटली, कबूर ने क्या किया? बिना सहायता मांगे उसने अपनी सहायता को ऑफर किया, सैनिक सहायता को ऑफर किया ब्रिटेन और फ्रांस के पक्ष में। तो यानी इटली बिना कहे बिना बोले ही ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से रशिया के खिलाफ उसने अपनी सेना भेज दी। तो ये इसने डिप्लोमेसी चली यहाँ पे, कूटनीतिक चाल चली यहाँ पे, क्योंकि वो ब्रिटेन और फ्रांस का सहयोग चाह रहा था आने वाले समय में इटली के प्रश्न के लिए, यानी इटली के एकीकरण के लिए। इसलिए उनको अपनी तरफ खींचने के लिए उसने बिना कहे अपनी सेना भेज दी। जो बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि कबूर को पता था कि पीटमोंट सार्डिनिया इतना ताकतवर नहीं है कि ऑस्ट्रिया जैसे बड़े देश को हरा सके, इसलिए विदेशी सहायता की उसको आवश्यकता थी। अब क्रीमिया युद्ध के बारे में आगे लिखा हुआ है, एज रशिया ट्राइड टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस अक्रॉस ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। इसका कारण क्या था? क्यों क्रीमिया का युद्ध हुआ? क्योंकि रशिया ने अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। कहाँ पे? जो काला सागर है, जो ब्लैक सी है, ऑन मेडिटेरियन सी, अक्रॉस ब्लैक सी, यानी जो काला सागर है उसको पार करके जो मेडिटेरियन सी है, जो मेडिटेरियन सी है, वहाँ पे अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की। क्योंकि जो मेडिटेरियन सी है सारा का सारा यूरोप में आ गया, यानी एशिया से निकल के रशिया अपना प्रभाव भूमध्य सागर, इसको कहते हैं हिंदी में, भूमध्य सागर तक अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहा था, जो ब्रिटेन और फ्रांस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। Therefore, sea route used by Britain and France। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। मोस्ट पर्पजलेस बैटल। क्रीमिया काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है, अक्सर इसमें सवाल आ जाता है एग्जाम में। जो क्रीमिया का युद्ध हुआ, इट वॉज द मोस्ट पर्पजलेस बैटल, यानी बिना किसी उद्देश्य के लड़ा हुआ युद्ध है क्रीमिया का। वास्तव में किसी को युद्ध लड़ने की जरूरत ही नहीं थी, जस्ट अपने डाउट्स के कारण, जस्ट अपनी मेंटल कंडीशन के कारण इन देशों ने आपस में युद्ध कर लिया। इट वॉज द मोस्ट पर्पजलेस बैटल। नो डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टी इन्वॉल्व। यहाँ पे किसी भी देश का डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं था। आप देखो, जो मेडिटेरियन एरिया का क्षेत्र है या जो तुर्की के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पे किसी का भी डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं था। रशिया से भी वो क्षेत्र बहुत दूर था, ब्रिटेन और फ्रांस से भी वो क्षेत्र बहुत दूर था, लेकिन जो मेडिटेरियन सी है उसकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने के लिए इन देशों ने आपस में युद्ध कर लिया। सो देयर वाज नो डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टी। और जो ऑटोमन साम्राज्य था, तुर्की पे उस समय में किसका अधिकार था? ऑटोमन। अब क्यों उन्होंने, आपको बताता हूँ क्यों उन्होंने अपना प्रभाव वहाँ पे बढ़ाने की कोशिश की। रशिया ने भी, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी, क्यों उनको इंटरेस्ट आ रहा था क्रीमिया के क्षेत्र में? क्योंकि जो तुर्की का क्षेत्र था वो ऑटोमन तुर्क के कब्जे में था, और ऑटोमन तुर्क उस समय बीमार हो चुका था। ऑटोमन को कहा जाता है सिक मैन ऑफ यूरोप। हु वाज द सिक मैन ऑफ यूरोप? ये ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री में कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी एग्जाम में। यूरोप का बीमार व्यक्ति कौन है? तो ऑटोमन तुर्क बीमार व्यक्ति, क्योंकि इस समय तक ऑटोमन तुर्क का पतन होने जा रहा था, बिल्कुल कमजोर हो चुका था ऑटोमन तुर्क। तो सब इसी संचय में पड़े हुए थे कि ऑटोमन है, इसका पतन होने जा रहा है। उसके बाद कि रशिया अपना प्रभाव यहाँ नहीं बढ़ा ले, क्योंकि ऑटोमन कमजोर हो चुका। रशिया को ये लग रहा था कि ब्रिटेन और फ्रांस अपना यहाँ पे प्रभाव नहीं जमा ले। तो इसी कारण क्रीमिया का युद्ध हुआ। रशिया वांटेड टू एंड इट। देखो रशिया क्या चाह रहा था? रशिया ऑटोमन तुर्क को खत्म करना चाह रहा था। ब्रिटेन और फ्रांस क्या चाह रहे थे? दे वांटेड टू कीप इट अलाइव। जो ब्रिटेन और फ्रांस है वो ऑटोमन को जिंदा रखना चाह रहे थे, किसी न किसी तरीके से ऑटोमन साम्राज्य का पतन नहीं और वहीं पे जमा रहे। क्योंकि अगर ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो वहां पे सबसे पहले रशिया अपना प्रभाव स्थापित कर लेगा। तो ब्रिटेन फ्रांस चाह रहे थे कि जो ऑटोमन है वो जीवित रहे, ताकि उस क्षेत्र को रशिया के प्रभाव से मुक्त रखा जाए। यानी जो ब्लैक सी है उसको क्रॉस करके, ब्लैक सी के उपरांत जो क्षेत्र है वहां पे रशिया अपना प्रभाव नहीं जमा पाया।
फिर रशिया ने क्रीमिया के क्षेत्र में या ऑटोमन तुर्की के क्षेत्र में राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा दिया। रशिया की स्ट्रेटेजी थी, राष्ट्रवाद को रशिया ने क्यों बढ़ावा दिया? रशिया ने सर्ब स्लाव राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। ये दोनों जनजातियां उस समय की संप्रदाय हैं, सर्ब स्लाव नेशनलिज्म, इनमें राष्ट्रवाद की भावना डालने की कोशिश की सर्ब स्लाव वर्ग से संबंधित लोगों में। लेकिन ये एक प्रकार से चुनौती थी किसके लिए? मल्टी एथनिक ऑस्ट्रिया हंगरी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी उस समय था उसके लिए एक प्रकार की चुनौती थी। अगर सर्ब स्लाव में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती है तो सर्ब स्लाव लोग केवल ऑटोमन के क्षेत्र में नहीं है, वो ऑस्ट्रिया हंगरी के क्षेत्र में भी है। तो अगर वहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना बढ़ेगी तो ऑस्ट्रिया हंगरी में जो सर्ब स्लाव लोग हैं वो भी अपने लिए एक अलग क्षेत्र की मांग करने लग जाएंगे। तो ऑस्ट्रिया के लिए ये चुनौती भरा कार्य था। तो रशिया की गतिविधियां न तो ऑस्ट्रिया को रास आ रही थी, नहीं ब्रिटेन और फ्रांस को रास आ रही थी। फिर इसके बाद आगे है पेरिस कॉन्फ्रेंस, कवूर इंटरनेशनलाइज्ड इटालियन यूनिफिकेशन इशू। अब देखो, जो कवूर ने चाल चली थी उसको कवूर को उस चीज का फायदा मिलने लग गया। क्रीमिया वॉर के अंत होने के पश्चात, क्रीमिया वॉर में कौन जीता? ऑब्वियस हमेशा रशिया हारता है और ब्रिटेन और फ्रांस जीते। तो क्रीमिया वॉर के अंत होने के पश्चात एक पेरिस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और पेरिस कॉन्फ्रेंस में क्योंकि कवूर ने अपनी सेना भेजी थी ब्रिटेन और फ्रांस के पक्ष में, इसलिए कवूर को भी इस अंतर्राष्ट्रीय मंच में बुलाया गया। और कवूर ने इस कॉन्फ्रेंस में पहुंच के सबसे पहला कार्य क्या किया जो वो चाह रहा था? उसने इटली के एकीकरण के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी इंटरनेशनल हेल्प लेने की कोशिश की उस मंच के माध्यम से। तो इसमें कवूर को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। बहुत बड़ी चीज कामयाबी मिली उसको, वन ब्रिटिश न्यूट्रलिटी इन फ्रेंच सपोर्ट। अब इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेके कवूर ने ब्रिटेन और फ्रांस दोनों को मना लिया कि ब्रिटेन ने कहा कि अगर इटली और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध होगा तो ब्रिटेन न्यूट्रल होगा, यानी ऑस्ट्रिया की तरफ नहीं जाएगा और नहीं इटली की तरफ जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। वरना क्या था, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया लगभग एक ही थे, तो ब्रिटेन जरूर ऑस्ट्रिया की मदद करता अगर इटली और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध होता। तो ब्रिटिश न्यूट्रलिटी यानी ब्रिटेन की तटस्थता हासिल की, और दूसरा फ्रेंच का सपोर्ट हासिल किया। देखो, फ्रेंच को भी यहाँ पे मूर्ख बना दिया। तो फ्रेंच का कवूर ने यहाँ पे सपोर्ट हासिल किया, यानी अगर ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में युद्ध होता है तो फ्रांस इटली की मदद करेगा। तो यहाँ पे एक्टिव सपोर्ट हासिल कर लिया फ्रांस का। लेकिन फ्रांस को अपनी गलती का एहसास आगे चल के हुआ, तो जो मदद कर रहा था इटली की, तो उसने अपनी सेना वापस पीछे खींच ली थी, आगे चल के अपने पता लगेगा। तभी तो ब्रिटेन था, वो होशियार था, उसको पता रहा ऑस्ट्रिया के साथ हमारे अच्छे संबंध है, हम इटली के साथ युद्ध नहीं लड़ सकते हैं ऑस्ट्रिया के विरोध में, लेकिन हम न्यूट्रल जरूर रह सकते हैं क्योंकि इटली ने हमारी मदद की क्रीमिया के युद्ध में रशिया के खिलाफ। तो ऑस्ट्रिया साइडेड विद रशिया। तो यह देखते हुए अब ऑस्ट्रिया पे इन सब का क्या प्रभाव पड़ा इस पेरिस कॉन्फ्रेंस का? ऑस्ट्रिया ने देखा कि जो ब्रिटेन और फ्रांस है वो तो लगभग इटली के साइड में चले गए, तो ऑस्ट्रिया धीरे धीरे रशिया की तरफ खिसक गया, यानी ऑस्ट्रिया और रशिया अच्छे मित्र बन गए। तो इंटरनेशनल इक्वेशन क्रीमिया युद्ध के कारण देखो किस प्रकार से चेंज हुई, और कवूर की पॉलिटिक्स के कारण किस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां वह बदल गई। देयरफॉर प्रेशर, इसीलिए कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है, फ्रॉम द मड ऑफ क्रीमिया इटली एमर्ज्ड, यानी क्रीमिया के कीचड़ से इटली का उदय हुआ। अब किस प्रकार से उदय हुआ इटली का, उसके बारे में अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया। क्रीमिया वॉर क्या था, किस किस के बीच में युद्ध हुआ, कौन क्या चाह रहा था, कवूर ने क्या यहाँ पे चाल चली अपनी, और कवूर को क्या उसका फायदा मिला, इन सब के बारे में लिखना है। यानी क्रीमिया का क्या योगदान है जो इटली के एकीकरण में या इटली के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। ठीक है, अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा लेक्चर सुनने के लिए।